नमस्कार साथियों, सक्सेस पॉइंट के डेली करंट अफेयर्स क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया। देखिए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है, तो ये विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आपके 7 जून को मनाया गया है। देखिए क्लास में मैं इधर उधर की ज़्यादा बात करता नहीं हूँ, मोटिवेशन ये वो थॉट्स वगैरह वो इसलिए नहीं करता हूँ कि मोटिवेशन वगैरह कुछ नहीं आपके अंदर से आती है। मोटिवेशन ना शायरियों से कोई फ़र्क पड़ता है ना बाकी चीज़ों से। मैं ये मानता हूँ जो व्यक्ति पढ़ता है वो अपने आप से मोटिवेटेड ही है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले जो 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। अब बात करते हैं इस दिवस के बारे में, इसकी शुरुआत वगैरह कैसे हुई, इन सारी कहानी के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए इसके ऊपर चर्चा करेंगे, साथ साथ में एक और स्टोरी भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। एक तो यूनाइटेड नेशंस हमारा आ जाता है 2018 के अंदर, इसने ये घोषणा की थी कि प्रत्येक वर्ष आपके 7 जून को जो है हम विश्व खाद्य दिवस मनाएंगे। इसके अलावा दूसरी जो संस्थान आ जाती है वो FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। कब बनी थी, तो 16 अक्टूबर 1945 को इसको बनाया गया था। कहाँ आया हुआ है इसका मुख्यालय, तो रोम इटली के अंदर इसका मुख्यालय आया हुआ है। रोम इटली का शहर है और इसी के अंदर इसका हेडक्वार्टर्स आया हुआ है। फिर बात करते हैं FAO की फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष की, तो आपके क्यू डोंग्यू जो है ये चीन के है और इसके अध्यक्ष है वर्तमान में। अच्छे से इस बात को याद रखना। फिर आ जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या WHO। कब बना था, तो 7 अप्रैल 1948 को इसको बनाया गया था। कहाँ आया हुआ है इसका मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय आपके जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर आया हुआ है। वर्तमान अध्यक्ष की बात करूं तो टेड्रोस एधेनम जो है वो इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। अब देखिए इन तीनों के द्वारा ये दिवस मनाया जाता है, जबकि घोषणा किसने की थी, यूनाइटेड नेशंस ने, लेकिन ये तीनों जो है आपके मिलकर इस दिवस को मनाते हैं। एक तो ये आ जाता है, एक तो ये आ जाता है और तीसरा आपके क्या आ जाता है, WHO जिसके अध्यक्ष टेड्रोस एधेनम, और ये जहाँ से है इथोपिया के टेड्रोस एधेनम, और इसी इथोपिया के एक टिग्रे एरिया के अंदर अभी आपातकाल जैसी स्थितियाँ बनी हुई है क्योंकि वहाँ पे खाद्य सुरक्षा का एक बहुत बड़ा संकट चल रहा है। चलिए बात करते हैं आगे इसकी, आपके टेड्रोस एधेनम और ये तीनों मिलकर आपके विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाते हैं। कौन सा, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। देखिए फूड सिक्योरिटी पूरे विश्व में बहुत ज़रूरी है और भारत में खाद्य की सुरक्षा ज़रूरी है, इसीलिए भारत में हरित क्रांति चलाई गई थी। आपको पता, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन MS स्वामीनाथन को कहते हैं। तो विश्व खाद्य सुरक्षा और भारत में भी खाद्य सुरक्षा, ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुई थी उससे पहले भारत के अंदर गेहूं वगैरह सब यूनाइटेड स्टेट से आते थे, तब USA का भारत के ऊपर बहुत दबाव रहता था और इसी संस्थान के थ्रू आते थे। विश्व के अंदर खाद्य की सुरक्षा वगैरह का जिम्मा जो है FAO ने ले रखा है। क्या हर जगह आपके देखिए अन्न जो होता है वो सबको खाना और सबका एक मानव अधिकार भी है, तो इसीलिए आपके ये बनाया जाता है और इसकी सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है। और इस दिवस की अपनी एक थीम भी है। थीम क्या है आपके इस दिवस की, कि सेफ फूड फॉर नाउ। सेफ यानी कि आपके सुरक्षित खाना, सेफ फूड फॉर नाउ, ए हेल्दी टुमारो। ए हेल्दी टुमारो मतलब यार कल का, मतलब एक बेहतर कल के लिए आपके अभी एक क्या हो, सेफ फूड हो। सेफ फूड का मतलब आपके सुरक्षित का हो। ए सेफ फूड फॉर नाउ, ए हेल्दी टुमारो, एक अच्छे स्वस्थ कल के लिए एक सुरक्षित खाना जरूरी है। इस दिवस को मनाने के पीछे के उद्देश्य कई सारे हैं। खाद्य सुरक्षा का अपना एक उद्देश्य है, पूरे विश्व के अंदर खाद्य की आपूर्ति हो, इसको सुनिश्चित करता है। इसके अलावा आपकी ये जो है खाद्य से जुड़ी हुई कई सारी जो बीमारियां आजकल फैल रही है उन बीमारियों के बारे में भी बताता है। इनकी स्टडी कौन करता है, तो WHO करता है, इसीलिए WHO इसके अंदर शामिल है। तो इस खाद्य से जुड़ी हुई बीमारियां, क्या रिस्क है, आगे क्या चीज़ें हो सकती है, कैसे हम हमारे खाद्यान्न को प्योर कर सकते हैं, ऑर्गेनिक बना सकते हैं। जैसे आपके राज्य इंडिया की बात करें तो सिक्किम जो एक ऑर्गेनिक स्टेट है, तो ऐसे कैसे ऑर्गेनिक बना सकते हैं, और ऐसी कई सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा करते हैं। ये तीनों मिलकर पूरे विश्व में इसकी कैंपेन की जाती है। अच्छा, तो दिवस की थीम अलग है लेकिन आपके इसका एक कैंपेन चलता है, उस कैंपेन की थीम अलग है। मतलब ये तो आपके होगी दिवस की थीम, और कैंपेन की थीम आपके क्या है कि उसकी थीम है आपके फूड फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। फूड की जो सेफ्टी है वो हर किसी का क्या है, बिजनेस है, काम है। ये आपके कैंपेन की थीम है, याद रखना, ये जो कैंपेन चलाते हैं उसकी। लेकिन 2021 की जो थीम है इसकी, वो थीम क्या है, वो ये थीम है। तो ये बात होगी यहाँ पे। पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया क्या, 7 जून। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की गई है, तो केरल राज्य के अंदर की गई है इसकी शुरुआत, नॉलेज इकोनॉमी मिशन। सीधी सी बात है, केरल की बात करें, P विजयन जो है वो इसके वर्तमान में CM है। और फिर मैं बात करूं यहाँ के गवर्नर की, तो मोहम्मद आरिफ खान जो है वो वर्तमान में यहाँ के गवर्नर है। अब इन्होंने इसकी किसकी शुरुआत की है, तो नॉलेज इकोनॉमी मिशन। क्या करना चाहते हैं, नॉलेज का मतलब आपको पता है ज्ञान की बात कर रहा है। ऐसे वर्कर जिनके पास में अच्छा नॉलेज है,
नॉलेजेबल जो वर्कर है, वर्कर जो यानी करें कार्य करने वाले लोग, ऐसे नॉलेजेबल वर्कर्स को आपके एम्प्लॉयमेंट या फिर रोजगार देना, उनको एम्प्लॉयमेंट देनी या फिर आपके रोजगार देना इस योजना का मिशन है। नए नए अवसर पैदा करना उन लोगों के लिए और उनके कौशल को बढ़ावा देना। किसको? उनके कौशल को बढ़ावा देना, उनके लिए नए रोजगार पैदा करना। ऐसे व्यक्ति जो आपके नॉलेजेबल वर्कर्स है, मतलब एक ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसको आपके काम, ऐसे कई बार हम देखते हैं कि जब ग्रेजुएशन किए हुए लोग लेकिन ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, कई सारी चीज़ों के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है, बस ग्रेजुएट है, एमए की हुई, बीए की हुई या बीएड वगैरह सारी चीज़ें की हुई, लेकिन कई सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता। क्यों नहीं पता? वो कई चीज़ें से अपडेट नहीं होते। वो लोग क्या करते हैं, उन्हीं किताबों के बीच में पड़े रहते हैं। अगर आप नई चीज़ें, नए मुद्दे, नई चीज़ों को नहीं जानोगे, आप अपडेटेड नहीं होगे, तो आप कब बाहर हो जाओगे कुछ पता नहीं चलेगा। तो इन्हीं के लिए इन्होंने ये कहा, ऐसे स्किल्ड वर्कर्स जो है, जो आपके अच्छे से काम कर सकते हैं, जिनमें कौशल है, उनके लिए नए रोजगार के अवसर पैदा करो, कंपनियों को इनवाइट करो, नई नई चीजें करो राज्य के अंदर, ताकि उनको समय पर रोजगार वगैरह मिले। इसीलिए ये योजना को शुरू किया गया है। और ये किसके द्वारा? केरला के द्वारा शुरू किया गया। पी विजयन यहाँ के सीएम है और मोहम्मद आरिफ खान जो है यहाँ के गवर्नर है। इस क्वेश्चन के अंदर इतना ही है, ज्यादा डिटेल है नहीं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए डोर स्टेप डिलीवरी शुरू की है? यानी कि ऑक्सीजन के जो कंसंट्रेटर है, सिलेंडर होंगे, वो आपके डोर टू डोर जाएंगे, हर दरवाजे के ऊपर जाएंगे आपके। तो कौन सी राज्य सरकार ने ऐसा शुरू किया है? बहुत ही अच्छा सिस्टम है। तो ये सिस्टम आपके उड़ीसा ने शुरू किया है। उड़ीसा की बात करूं तो नवीन पटनायक जो है वो यहाँ के आपके क्या है, सीएम है। और उड़ीसा आजकल बहुत शानदार काम कर रहा है इस मामले में। ये आपके बीजू जनता दल से आ जाते हैं, बीजेडी पार्टी से, और बहुत शानदार काम कर रहे हैं। अभी कोरोना में कई सारे ऑक्सीजन प्लांट्स इन्होंने यहाँ पे लगाए। उड़ीसा में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं आई, जबकि आसपास के राज्यों को पिछले 45 दिन में करीब 27,000 मेट्रिक टन ये ऑक्सीजन सप्लाई कर चुके हैं उड़ीसा की सरकार। तो बहुत शानदार चीज़ है ये अपने आप में। तो ये आपके हो गए नवीन पटनायक, और गणेशी लाल जो है वो यहाँ के आपके गवर्नर है। और ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है, कोविड के जो पेशेंट हैं, ऐसे कोविड के पेशेंट जो आपके कहाँ घर पे हैं, होम आइसोलेशन में हैं, उनको सप्लाई किए जाएंगे। इसके अलावा ऐसे कोविड के पेशेंट जो आपके डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं, मतलब जो डिस्चार्ज हो चुके हैं हॉस्पिटल से, घर जाने के बाद भी करीब करीब 2 किलो ऑक्सीजन प्रतिदिन की उनको चाहिए होती है, तो उनको भी ये ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई होगा। यानी कि एक तो जो घर के अंदर बैठे हैं और थोड़े सीरियस भी है, उनको भी, क्योंकि आजकल हॉस्पिटल में बेड वगैरह कम है तो होम आइसोलेशन ज़्यादा हो रहा है, उनको भी दिया जाएगा। और दूसरे जो आपके कौन से हैं, घर के अंदर चले गए हैं आपके ठीक होने के बाद में, उनको भी बाद में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, उनको भी आपके डोर स्टेप डिलीवरी दी जाएगी उड़ीसा सरकार के द्वारा। तो बहुत बढ़िया चीज़ है। इस क्वेश्चन के अंदर यही चीज़ें हैं। और बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा उड़ीसा की एक और चीज़ मैं बात करूं तो करीब 27,000 के आसपास, मैंने बोला आपको, मेट्रिक टन या आसपास के राज्यों को इसने ऑक्सीजन सप्लाई की है। तो कितनी बढ़िया बात है। इसके अलावा दूसरे राज्य तो रो रहे हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। उड़ीसा जो हर साल कई सारे तूफानों की मार झेलता है, वो उड़ीसा अगर इतनी ऑक्सीजन पैदा कर सकता है, अगर वो उड़ीसा इतना प्रोडक्शन कर सकता है ऑक्सीजन का, तो बाकी राज्य क्यों नहीं कर सकते? आए दिन यहाँ पे तूफान आते हैं, नुकसान होता है, लेकिन फिर भी सरकार सक्रिय है। बहुत अच्छी चीज़ है ये। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन से राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए विशेष गुलाबी बूथ शुरू किया है? महिलाओं के टीकाकरण के लिए कौन सा पिंक बूथ शुरू किया है? और ये राज्य कौन सा है? तो योगी जी की नगरी है और इसे कहते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर तो योगी आदित्यनाथ आपको पता ही है, यहाँ के मुख्यमंत्री है, और आनंदीबेन पटेल जो है वो आपके यहाँ की क्या है? गवर्नर है। आनंदीबेन पटेल जो है ये आपके यहाँ की गवर्नर है। और अभी इसी उत्तर प्रदेश की बात करूं तो देखिए, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या आ जाती है करीब 22 करोड़। एक 22 करोड़ की जनसंख्या का मतलब है करीब करीब पूरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जितनी जनसंख्या और उसका टीकाकरण करवाना, कई सारे चैलेंजेस है इसके सामने, और लोग भी कई सारी आइडियोलॉजीज के। तो ये अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण काम है। और इसी में बात करें, करीब 2 करोड़ के आसपास लोगों को तो ये टीकाकरण कर चुकी है उत्तर प्रदेश की सरकार, जिसमें भी एक टारगेट इन्होंने बनाया है। टारगेट क्या बनाया इन्होंने कि करीब 30 लाख ऐसे लोग हैं जिनके ये टीकाकरण कर चुकी है, और वो 18 से 44 वर्ष की आयु के बीच में है। अभी तक भारत में किसी राज्य ने भी ये काम नहीं किया है। ये बहुत शानदार काम है कि 30 लाख लोग जो 18 से 24 साल के बीच में, उनका टीकाकरण कर दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। कर रही है बेचारी। इतनी जनसंख्या होती है तो सीधी सी बात है, दिक्कत तो होती है उसके साथ में, कई सारी मशीनरीज इसके साथ में लगती है और बहुत सारी चीजें होती है। अब ये महिलाओं के अंदर वैक्सीन के प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए कि महिलाएं ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन करवाए, उसके लिए ये कौन से बूथ खोल रही है? तो पिंक बूथ की शुरुआत कर रही है।
और पिंक बूथ आपके किसके लिए, महिलाओं के लिए। अब पिंक बूथ के अंदर क्या किया जाएगा, इसके भी आपके दो हिस्से होंगे। एक होगा आपके कौन सा, ऐसी महिलाएं जो 18 से 44 वर्ष की है उनके लिए एक टाइप के बूथ होंगे, और दूसरे बूथ होंगे किसके लिए, ऐसी महिलाएं जिनकी उम्र 45 प्लस है, यानी 45 प्लस से अधिक है महिलाएं, उनके लिए अलग से बूथ है। तो ये यहाँ पे जाएंगे और ये यहाँ पे जाएंगे, इनके लिए आपके पिंक बूथ खोला जा रहा है। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के अंदर। इसका उत्तर हो जाता है हमारा उत्तर प्रदेश। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसे दिया गया। नेचर टीटीएल, ये अवार्ड खुद है क्या नेचर टीटीएल, तो देखिए नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ये आपके एक ऑनलाइन कंपनी है। टीटीएल का मतलब क्या हो जाता है, नेचर का मतलब आपको पता है, प्रकृति की बात कर रहा है। टीटीएल का मतलब हो गया आपके थ्रू द लेंस, थ्रू द लेंस, यानी कि पूरे नाम का मतलब बताऊं तो आपके लेंस कैमरे का, उस कैमरे के लेंस से प्रकृति की फोटो खींचना, यही इस कंपनी का नाम है। इस कंपनी का नाम आपके नेचर टीटीएल। कब बनाई गई थी, 2014 के अंदर बनाई गई थी, और ये पूरी की पूरी ऑनलाइन फॉर्म में ऑनलाइन कार्य करती है। आप प्रकृति की अलग अलग फोटो खींचिए, आप देखते होंगे इंस्टाग्राम वगैरह पे कई सारे लोगों को शौक होता है अलग अलग फोटो खींचने का। ये रील्स वाले फोटो नहीं, प्रकृति की फोटो की बात कर रहा हूँ मैं, जो आपके जानवरों के फोटोज होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स के फोटो होते हैं, वो सारे खींचते हैं। उसके लिए आपके क्या होता है, ये नेचर टीटीएल जो है, ये ऑनलाइन कंपनी जो 2014 में, विल नाम का एक व्यक्ति है, ये भी खुद एक फोटोग्राफर था, ये इसको चलाता है और ये आपके पुरस्कार देती है। और उसी पुरस्कार को क्या कहते हैं हम, नेचर टीटीएल अंतरराष्ट्रीय, सॉरी नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। और ये अवार्ड इस बार एक भारतीय को मिला है, और उस भारतीय का नाम आपके क्या है, उस भारतीय का नाम आपके थॉमस विजयन। ये थॉमस विजयन को मिला है 2021 का जो अवार्ड है, इसका 2021 वाला अवार्ड आपके मिला एक भारतीय को, जिनका नाम है थॉमस विजयन। ये खुद कहाँ से आते हैं, केरल से आते हैं। और इन्होंने जो आपके बनाई है इमेज, उसका नाम इन्होंने दिया द वर्ल्ड अपसाइड डाउन, द वर्ल्ड अपसाइड डाउन, द वर्ल्ड अपसाइड डाउन। और इसके अंदर क्या होता है, एक जानवर है वो पेड़ के ऊपर बैठा है और उसकी फोटो है, आप देखना, इसको सर्च करना इंटरनेट पे आ जाएगी, द वर्ल्ड अपसाइड डाउन उस इमेज का नाम है। और उसको सिलेक्ट किया गया और पुरस्कार के तहत क्या दिया जाता है, तो आपके कितने 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं, करीब इसको 1500 पाउंड कहते हैं, यहाँ पे 1500 पाउंड के आसपास दिए जाते हैं, और 1500 पाउंड मिलाकर होते हैं 1.5 लाख रुपए। और बहुत बड़े पुरस्कारों में से एक है फोटोग्राफी के, बहुत शानदार, 1.5 लाख रुपए बहुत बड़ी कीमत होती है। थॉमस विजयन केरल से है, वर्तमान में रहते कनाडा के अंदर है, और ये कहाँ के हैं, खुद केरल से हैं। तो इन्हें ये पुरस्कार मिला है, बहुत शानदार इन्होंने ये इमेज बनाई है, और एक भारतीय को ये अवार्ड मिला, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। तो इसका उत्तर हो जाता है आपके क्या, तीसरा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH हॉकी 5S वर्ल्ड कप के मेजबान के रूप में किस देश को नामित किया गया है। हॉकी के बारे में मैं आपको बहुत सारी चीजें बता चुका हूं, एक बार फिर से कह देता हूं, फेडरेशन ऑफ हॉकी या इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसको FIH क्यों लिखते हैं, हालांकि है ये इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, क्योंकि ये आपके स्पेनिश वर्ड है, फेडरेशन या इंटरनेशनल हॉकी इस तरीके से बोला जाता है। कब बनाया गया था, तो 7 जनवरी 1924 को इसका गठन किया गया था। कहाँ है मुख्यालय, तो लॉसेन स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय आया हुआ है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो वो एक भारतीय है, नरेंद्र बत्रा, अभी चुने गए हैं नरेंद्र ध्रुव बत्रा, नाम बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट याद रखना। इसी के द्वारा आपके ये 2022 के अंदर, ये 2022 के अंदर करवाया जाएंगे क्या, हॉकी 5S वर्ल्ड कप। 5S का मतलब क्या होता है, जैसे आप 5S वर्ल्ड कप, इस 5S वर्ल्ड कप का मतलब क्या होता है, जैसे आपके क्रिकेट के अंदर T20 के वर्ल्ड कप होते हैं, आपने देखे होंगे T20 के वर्ल्ड कप छोटे पिच पे होते हैं, तो इसी तरह ये भी आपके छोटे जो मैदान होंगे या छोटे जो पिच होंगे उसके वहां पे खेले जाएंगे हॉकी 5S वर्ल्ड कप। और इसका आयोजन कहाँ करवाया जा रहा है, तो ओमान के अंदर करवाया जा रहा है। इस बात को अच्छे से नोट करना, ओमान। बात करूं कि राजधानी क्या है, तो मस्कट इसकी राजधानी है। तारिक अल सईद ये आपके इसके क्या है, वर्तमान में सुल्तान है। और इसकी करेंसी आ जाती है जिसका नाम है आपके ओमानी रियाल। इसके साथ एक और चीज़ जुड़ी हुई आपको पता हो तो 2019 का गांधी शांति पुरस्कार अभी दिया गया है, 2021 के अंदर दिया गया, और इनको दिए, एक तो शेख मुजीबुर रहमान को मिला, बांग्लादेश वाले जो है 2020 का, वो 2019 वाला जो दिया गया वो इनके जो पिता थे तारिक अल सईद के, मोहम्मद कबूस सईद अल सईद, मोहम्मद कबूस सईद अल सईद, इनको दिया गया है 2019 का, क्योंकि ओमान और भारत के रिश्तों की स्थापना करने वाले ये मोहम्मद कबूस सईद अल सईदी थे, इसीलिए इनको पुरस्कार दिया। गांधी शांति पुरस्कार 1995 से दिया जा रहा है और आपके करीब 1 करोड़ रुपए इसके तहत दिए जाते हैं। हालांकि इनको मरणोपरांत मिला, इनको भी मरणोपरांत मिला है, और जो आपके शेख मुजीबुर रहमान उनको भी मरणोपरांत मिला है।
ठीक है, तो यहाँ हो जाती है इसकी ये बात। छठे हॉकी की बात ओमान में है और फीफा का याद रखना 2022 का कतर के अंदर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, असम के कौन से जिले में छठा नया रायमोना राष्ट्रीय पार्क बनाया जा रहा है। छठा नया रायमोना राष्ट्रीय पार्क असम का जिला है, तो जिले का नाम आपके क्या आ जाता है, कोकराझार जिला। कैसा, कोकराझार जिला, ये छठा नया राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, असम की थोड़ी सी बात करूं तो असम के सीएम जो आ जाते हैं वो आपके कौन है, असम के मुख्यमंत्री, तो अभी वर्तमान में हेमंत बिस्वा शर्मा। ये हेमंत बिस्वा शर्मा जो है ये यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री है। और इसके अलावा बोलूँ कि यहाँ के आपके गवर्नर कौन है, तो जगदीश मुखी जो है वो असम के अभी वर्तमान में गवर्नर है, जगदीश मुखी, हेमंत बिस्वा शर्मा। और इसी के अंदर आपके छठा नया राष्ट्रीय पार्क बनाया जा रहा है, तो 5 पहले से ही बने हुए हैं। कौन से हैं, तो देखिए दिब्रू साइखोवा एक है, एक आपके दिब्रू साइखोवा एक है, दूसरा आपके जो है वो काजीरंगा है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है, बहुत अच्छे से नाम सुना होगा, वन ऑन राइनो इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा एक मानस राष्ट्रीय पार्क है, इसके अलावा एक नमेरी राष्ट्रीय पार्क है, इसके अलावा एक और है ओरंग राष्ट्रीय पार्क। ये 5 आ जाते हैं आपके पहले से। छठा बन रहा है वो आपके कहाँ, कोकराझार जिले में बन रहा है। कोकराझार जिले वाले छठे वाले का नाम क्या है आपके, रायमोना, क्या नाम है आपके, रायमोना राष्ट्रीय पार्क। और इस राष्ट्रीय पार्क के बारे में अगर आपको डेप्थ में डिटेल लेनी है तो इस क्लास के बाद में जो 8 बजे डेली न्यूज़ आती है उसके अंदर वीडियो आएगा, उसमें सारी चीज़ें समझाई हुई है, किस क्षेत्र के अंदर ये आता है, क्या क्या चीज़ें, आप अच्छे से नोट करना, क्योंकि एक नया राष्ट्रीय पार्क है। और एक और 7वां राष्ट्रीय पार्क भी बन रहा है, इसमें नहीं बताऊंगा, उस वीडियो को देखना आप अच्छे से, आपको पता चल जाएगा वो नया वाला कहाँ पे बन रहा है। तो एक और 7वां भी अभी बनेगा यहाँ पे, वो कहाँ बन रहा है उस वीडियो में पता चल जाएगा आपको, उसको जरूर देखना आप। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 8वां, विश्व बैंक ने कितने मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है भारत में एमएसएमई क्षेत्र के बढ़ावे के लिए। तो वर्ल्ड बैंक हमारा जो है, बात करूं कि स्थापना कब हुई, तो जुलाई 1944 को इसकी स्थापना कर दी गई थी। मुख्यालय कहाँ आया हुआ है, तो वॉशिंगटन डीसी के अंदर इसका मुख्यालय आया हुआ है। अध्यक्ष कौन है, तो डेविड माल्पस जो है वो इसके अध्यक्ष है। और एक भारत की मुख्य वित्त अधिकारी या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर लगी हुई है, उनका नाम क्या है, अंशुला कांत। और ये अंशुला कांत यहाँ पे CFO लगी हुई है। अभी इसी वर्ष, और कल हमने एक और पढ़ा था कि आपके एक टीचिंग एडवाइजर भी चुना गया, एक एजुकेशन एडवाइजर भी चुना गया एक भारतीय को। उनका नाम क्या है आपके, तो उनका नाम आपके रंजीत सिंह यहाँ पे चुना गया है, रंजीत सिंह देसाले। और ये सोलापुर महाराष्ट्र के हैं, हमने ये भी देखा था। अब इसी के द्वारा आपके 500 मिलियन US डॉलर का अभी ऋण दिया गया भारत के अंदर MSME को। M का मतलब, S का मतलब, M का मतलब और E का मतलब क्या होता है। M का मतलब हो गया माइक्रो उद्योग, जिनके अंदर 1 करोड़ से कम के निवेश है। ऐसे उद्योग जिनके अंदर 1 करोड़ से कम निवेश है उनको कहते हैं माइक्रो उद्योग। स्मॉल उद्योग, इसका मतलब ऐसे उद्योग जिनके अंदर 10 करोड़ से कम के निवेश है वो स्मॉल उद्योग। फिर आपके मीडियम उद्योग कौन से हो गए, तो ऐसे उद्योग जिनके अंदर 20 करोड़ से कम निवेश है वो मीडियम उद्योग। और ई का मतलब होता है एंटरप्राइजेज, यानी कि आपके उद्योग। ई का मतलब ही आपके एंटरप्राइजेज यानी कि उद्योग। तो ये MSME, इनके सपोर्ट के लिए विश्व बैंक ने पैसे दिए। इनको सपोर्ट करना क्यों जरूरी है, कोविड के कारण सब कुछ बंद हो चुका है, पूरी रोटेशन साइकिल्स वगैरह सब बंद हो चुकी है, इसीलिए इनका सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। और इनके सपोर्ट के लिए भारत सरकार तो काम कर ही रही है, साथ में विश्व बैंक भी पैसा दे रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये MSME ही, छोटे छोटे उद्योग जो है यही जिम्मेदार है भारत की अर्थव्यवस्था को अच्छा करने के लिए। बड़े उद्योगों में भी फर्क तो पड़ा है, हर जगह पड़ा है, बट इनको ज़्यादा फर्क पड़ेगा तो आम जनता ज़्यादा प्रभावित होगी, इसलिए विश्व बैंक ने पैसे दिए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। UN की बात करूं मैं, संयुक्त राष्ट्र सभा, तो इनमें से चुना तो किसको गया, आपके अब्दुल्ला शाहिद को चुना गया है। अब बात करें UN की, तो देखिए UN का स्थापना जो बात करते हैं 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क के अंदर इसका मुख्यालय आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे एक बात सुनिए कि यहाँ के इसके जो महासचिव है, सेक्रेटरी जनरल है, वो आपके कौन है, तो यहाँ पे एंटोनियो ग्यूटेरस। ये आपके एंटोनियो ग्यूटेरस जो है वो इसके वर्तमान में सेक्रेटरी है, एंटोनियो ग्यूटेरस। और इसी UN के अंदर आपके जो आते हैं 5 अंग होते हैं, उस अंग में से एक के सेक्रेटरी जनरल है। मतलब चलिए इसको ऐसे समझिए आप देखिए UN के अपने 6 अंग हैं, ये दोनों बात याद रखना आप। UN के कितने अपने 6 अंग हैं, जिनमें से एक आ जाता है जैसे आपकी इसकी सुरक्षा परिषद, जिसके अंदर वो 5 सदस्य है, सिक्योरिटी काउंसिल आपके USA, जापान वगैरह, वो जो है 5 सुरक्षा परिषद में। दूसरा अंग इसका कौन सा हो जाता है, वो आपके हो जाता है इकोसोक, इकोनॉमिक, आर्थिक और सामाजिक परिषद इसको कहते हैं। तीसरी आ जाती है आपके ट्रस्टीशिप परिषद। कैसी परिषद, ट्रस्टीशिप परिषद।
ये ट्रस्टीशिप परिषद तीसरी। इसके अलावा एक और आ जाता है चौथा, वो आपके अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जो ICJ होता है, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, जो नीदरलैंड हेग के अंदर आया हुआ है, मैं ICJ लिख देता हूँ, कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये आ जाता है चौथा। पांचवा जो आ जाता है इसके अंदर, ये पांच अच्छे से याद रखना, ICJ, ट्रस्टीशिप, इकोसोल, सुरक्षा परिषद, और यहाँ आ जाती है आम सभा। हालांकि आम सभा को मुझे पहले लिखना चाहिए था, आम सभा को कहते हैं जनरल असेंबली। और ये जो जनरल असेंबली होती है, इसी जनरल असेंबली का आपके महासचिव होता है, और इसी जनरल असेंबली का जो महासचिव होता है वो वर्तमान में कौन है, तो वही आपके एंटोनियो ग्यूटेरस है। इसी का जो आपके UN का महासचिव का मतलब क्या कर रहे हैं, हम आम सभा की बात कर रहे हैं, वो आपके एंटोनियो ग्यूटेरस है। और इसी के अंदर आपके एक उप महासचिव भी होती है, वो अभी वर्तमान में कौन है उप महासचिव, तो वो उप महासचिव आपके हैं अमीना जे अकबर। ये अमीना जे अकबर जो है ये यहाँ की उप महासचिव है। और अभी यहाँ पे एक अध्यक्ष थे पहले, वोल्कन बोजकीर, और ये अध्यक्ष जो थे वोल्कन बोजकीर वो टर्की के थे, उनका नाम था क्या, वोल्कन बोजकीर, और ये तुर्की के थे। और वोल्कन बोजकीर की जगह अभी जिसको अध्यक्ष बनाया गया वो आपके कौन है, शाहिद अब्दुल्ला। किस देश के हैं, तो मालदीव्स के, और पहले व्यक्ति है मालदीव्स के, विदेश मंत्री है मालदीव्स के, और पहले व्यक्ति है जिनको यहाँ पे बनाया गया। और कौन से नंबर के हैं, तो 76वें अध्यक्ष यहाँ के बने हैं। इस बात को अच्छे से याद रखना। देखिए UN के सारे, इकोसोक से सुरक्षा परिषद, इसके अलावा आम सभा, ICJ, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इन सब चीज़ों को अच्छे से आप याद रखना। और ये आपके इसके अंग हैं, इनमें से आपके आ जाती है कौन सी, आम सभा। आम सभा का मतलब हो गया आपके जनरल असेंबली, जिसके करीब 193 सदस्य हैं। आपको पता हो तो 193 इसके सदस्य हैं। और आखिरी सदस्य कौन सा था, दक्षिणी सूडान, साउथ सूडान बना था, जो कब बना था, आपके 9 जुलाई 2011 को बना था। थोड़ा सा आप इसको अच्छे से नोट कर लेना, ऊपर नीचे होगी चीज़ें। तो 9 जुलाई 2011 को बना था इसका अध्यक्ष। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाती है। और ये इसके आपके हो गए कितने अंग, 1 2 3 4 5, एक और अंग आ जाता है छठा, जिसको कहते हैं सचिवालय, सेक्रेटेरिएट। ये 6 पूरे के पूरे अंग हो जाते हैं इसके। ये अंग हो गए UN के, ये सारी चीज़ें हो गई। ये आम सभा हो गई, आम सभा के ही आपके महासचिव, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष होते हैं। और अध्यक्ष वोल्कन बोजकीर की जगह अब्दुल्ला शाहिद को बनाया। ये मालदीव्स के विदेश मंत्री हैं। विदेश मालदीव्स की भी मैं बात करूं तो मालदीवियन रुफिया जो है ये यहाँ की करेंसी है, और माले इसकी राजधानी है। और साथ साथ में इब्राहिम मोहम्मद जो है वो यहाँ के क्या है वर्तमान में, आपके इब्राहिम मोहम्मद जो है ये यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति है। और इसी मालदीव्स के थे ये अब्दुल्ला शाहिद, और इनको बना दिया गया है। भारत इनके सपोर्ट में है। टोटल लगभग 143 के आसपास वोट जो है वो इनको मिले थे, और इसकी ये जीत गए इसमें। 10वां क्वेश्चन आपके HSBC बैंक। देखिए हांगकांग शंघाई बैंक कॉरपोरेशन, ये कौन सा बैंक है, हांगकांग शंघाई बैंक कॉरपोरेशन। ये आपकी हांगकांग का बैंक है। 3 मार्च 1865 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ आया हुआ है, तो हांगकांग का बैंक का मुख्यालय कहाँ आया हुआ है, हांगकांग के अंदर ही आया हुआ है। अध्यक्ष कौन है, तो मार्क टकर जो है ये इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। और इसी की जो आपके भारत के अंदर शाखा है, इंडिया के अंदर, उसी भारत की अंदर शाखा जो है उसका मेन प्रमुख CEO बनाया गया है। किसको, तो इनमें से इनको बनाया गया है, हितेंद्र दवे को बनाया गया है। और RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है हमारी, इससे परमिशन लेने के बाद में, परमिशन मतलब एक औपचारिक चीज़ होती है कि इनसे परमिशन ली उसके बाद में ये यहाँ पे नियुक्त होंगे। अब HSBC बैंक का नाम तो आपने हो सकता है सुना नहीं हो, तो HSBC बैंक को मैं बता दूं बहुत बड़ी बैंक है, और पूरे यूरोप के अंदर इनकी पार्टनरशिप है, और बहुत सारा पैसा सप्लाई करती है। भारत की भी बात करूं तो पिछले साल करीब करीब इसने $1 बिलियन पैसे कमाए हैं इंडिया से। कितने बड़ी रकम होती है $1 बिलियन। तो इसीलिए इनके अध्यक्ष का नाम भी जानना थोड़ा सा जरूरी हो कि हितेंद्र दवे को बनाया गया है। तो ये हो गई इनकी बैंक की कहानी, HSBC बैंक, इसने पैसा ही कमाए, ये सारी चीज़ें। और आज की कक्षा यहीं पे समाप्त करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अच्छे से समझना सारी चीज़ों को, बने रहना क्लास के साथ में। मैं रेगुलर ऐसी चीज़ें लाता रहूँगा, और धीरे धीरे मैं क्या करूँगा, नए टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियोस बनाना चालू करूँगा। जैसे थोड़ा फ्री होऊंगा तो हम कई सारे टॉपिक्स के ऊपर, डेली देखता हूँ मैं कई सारे टॉपिक्स आते हैं, लेकिन उनके ऊपर वीडियोस बना नहीं पाता हूँ, कई सारी चीज़ें हैं, इतना फ्री नहीं रह पाता। लेकिन अब धीरे धीरे हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें बड़े एग्जाम्स जो होते हैं उनके लिए भी हम अच्छे अच्छे टॉपिक्स बनाना शुरू करेंगे। यानी एक वीडियो 15 से 20 मिनट की, उसके अंदर एक पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपका। जैसे मैंने अभी वीडियोस IT पॉलिसी पे, फेसबुक व्हाट्सएप वाली जो पॉलिसी चल रही थी उसके ऊपर भी बनाए थे, उस टाइप से हम करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।